हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्स मैथमेटिक्स। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th प्रोबेबिलिटी के कुछ मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करेंगे और ये पूरा का पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ। तीन चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। एक तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा है बेस थ्योरम और तीसरा है रैंडम वेरिएबल। यही तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला करके आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या। अब इसमें छोटे मोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होगा। ये सारे इसी में कवर कर लेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है, देखिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हैं। तो उसके लिए जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा वर्ड प्रॉब्लम में, तो आपके सामने कुछ ऐसे होगा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। कोई भी इवेंट ले लो आप, इवेंट ए गिवन डेट। अब यही बात आपको नोट करनी होगी, गिवन डेट बी इज अकर्ड। ये चीजें ऐसे दिया होगा, या फिर ऐसे होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इट इज गिवन डेट, या फिर ऐसे भी हो सकता है इट इज फाउंड डेट, कुछ इस टाइप के आएगा। यानी जब भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और आपको ये पता चल जाए कि बी वाली कंडीशन ऑलरेडी अकर हो चुकी है, या फिर बी वाली कंडीशन गिवन है, या फिर लिखा हो इट इज़ फाउंड डेट, अगर इस टाइप का लैंग्वेज यूज कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में अब इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ऐसे दिया होगा, यानी ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है, बी गिवन है, जो भी गिवन रहेगा वो नीचे रहेगा। अगर बी बाई ए है तो समझो ए नीचे है, यानी ए गिवन कंडीशन है और बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। फिलहाल इसमें आ जाए, ए बाई बी मीन्स ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है, बी गिवन है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी फार्मूले पे हम लोग पूरे क्वेश्चन को करेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, कभी कभी ये वाली वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई होगी और यहाँ वाली वैल्यू निकालनी होगी और ये दी गई होगी, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। यानी तीन कंडीशन में से चाहे ये एब्सेंट और ये गिवन हो ये निकाल लो, या फिर ये दोनों गिवन हो ये निकालो, या फिर ये दोनों गिवन हो ये निकालो। कोई भी तीनों में से कोई दो गिवन रहेगा, तीसरे की वैल्यू आप निकाल लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, एक चीज़ और इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं, वैसे तो हम लोग इसको पढ़े हैं क्लास 11th में, वो फार्मूला आपके सामने लिख दे रहा हूँ। क्लास 11th में आप ये सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब यहाँ से क्या करते थे, कोई तीन कंडीशन आप रख करके चौथी वाली कंडीशन फाइंड आउट करते थे। अगर हम कहें कि इसको ns से डिवाइड किया जाए, इसको भी ns से डिवाइड किया जाए, सेम हियर ns, यहाँ भी ns, दोनों साइड ns से आप डिवाइड करो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी में चेंज होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि किसी भी इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम होते हैं और टोटल आउटकम से डिवाइड कर दो तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है, गिव्स करता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक नया फार्मूला बन जाएगा जिसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ही यूज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। तो बाय द वे, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना रहे और आपको ये तीनों पता हो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोग सीधा एनसीईआरटी के बेसिस पे करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का
13.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फाइंड आउट करना है। तो जब इसको हमें फाइंड आउट करना है तो आप देखिए b बाई ए, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए दिया है, यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम यूज करेंगे। इसको आप लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, और इधर है 0.4। अब इसकी वैल्यू निकालनी है a इंटरसेक्शन b की, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ b यहाँ पे दिया हुआ 0.5 रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके दूसरे पार्ट की हम बात करें, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में देखो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, इट मीन्स आप क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप कहोगे ये कंडीशन तो गिवन नहीं था, तो भाई पहले वाले पार्ट में यही तो निकाला गया है, तो पहले वाले पार्ट से उसकी वैल्यू उठा के पुट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, दोनों को रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसके लिए हम कहाँ चलेंगे, ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए पी बी प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सारा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, पहला दूसरा तो मिल जाएगा, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है। अगर हम इसकी बात कर ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये पहले वाले कंसेप्ट में, पहले वाले पार्ट में इसको निकाला जा चुका है, तो ये वैल्यू उठा के रख देंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो इसमें लिखा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 2/5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो दिया हुआ है, कितना है 5/13 है, और 2 यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आएगा, यानी 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13, और ए बाई बी भी दे रखा है। ए यूनियन बी निकालना है, तो आपको पता है कि ए यूनियन बी में कहीं ना कहीं ए इंटरसेक्शन बी आपको मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले ही निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 2/5। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 10/65। अगर ये वैल्यू निकल गया तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के फार्मूले में सारा वैल्यू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों वैल्यू रख देंगे, पी ए यहाँ से, पी बी यहाँ से, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से, इस फार्मूले में रखेंगे, आ जाएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो छोटे नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 9। इस क्वेश्चन में E बाई एफ आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ निकालना है। इट मीन्स जो एफ में दिया हुआ है कंडीशन वो गिवन कंडीशन है, और जो E में कंडीशन दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है।
तो हम क्या करेंगे, कोई एक क्वेश्चन कर लेंगे और बाकी वैसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्विक रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं और इसमें है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब एक बात आप समझ लो, जब भी आपको कॉइन टॉस करने के लिए आए, या तो 3 टाइम आएगा या फिर 4 टाइम्स आएगा। 4 टाइम्स अगर टॉस करोगे, 3 टाइम टॉस करोगे तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा। तो 3 टाइम के लिए तो आपको पता है कि यहाँ पे यस में क्या क्या बनेगा, हेड हेड हेड, अगला हो जाएगा टेल टेल टेल, फिर होगा हेड टेल टेल, और इसको ऐसे रोटेट कराते चलेंगे, टेल हेड टेल, फिर इधर चला जाएगा टेल टेल हेड। अब उसके बाद फिर 2 हेड लेंगे और एक टेल, इसको रोटेट करा दीजिए, हेड टेल हेड, फिर टेल आगे आ जाएगा, टेल हेड हेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 8 कंडीशन आ जाएंगे। अगर 4 टाइम की बात करें तो उसका भी सैंपल स्पेस आपको बनाने आना चाहिए। तो जल्दी से हम ये बता देते हैं कि ये बनाते कैसे हैं। तो चलिए, अगर आपके पास 3 कॉइन है तो ये तो पता होगा कि सैंपल स्पेस की टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो 8 होगा। क्यों भाई, क्योंकि पहले कॉइन पे 2 आउटकम आएगा, दूसरे कॉइन पे भी तो 2 ही आएगा और तीसरे कॉइन पे भी तो 2 ही आएगा, लेकिन तीनों जॉब एक साथ करनी है, यानी पहले कॉइन को भी टॉस करनी है, दूसरे को भी करनी है, तीसरे को भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, आउटकम कैसे बनाते हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे, जितना यहाँ आएगा उसका हाफ कर लेंगे, आधा। तो 4 आएगा, इसका आधा करेंगे 4, तो 4 बार आप हेड लिखोगे और 4 बार आप टेल लिखोगे। फिर उसके बाद 4 का आधा करोगे, 2 आएगा, तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल, पूरा ये लाइन कवर करनी है। उसके बाद 2 का आधा 1, यानी 1 बार हेड 1 बार टेल, फिर हेड और टेल, फिर हेड और टेल, हेड एंड टेल। यही देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप चाहो तो अगर ऐसे भी बना सकते हो, आसान तरीका है। अगर मान लो 4 कॉइन आता है तो आप क्या करोगे, 4 कॉइन का मतलब एक और रिजल्ट बनेगा, तो चारों को एक साथ साइमल्टेनियसली अगर आप वर्क करते हैं, चारों को एक साथ टास्क करते हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे पॉसिबल, 16 तो 16 में 16 का आधा क्या करेंगे 8, तो 8 टाइम हेड आप लिखोगे और 8 टाइम आप क्या लिखोगे टेल। तो ऐसे ही 8 टाइम हेड और 8 टाइम टेल, फिर इसके आगे आप 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, फिर 4 बार हेड, ऐसे करते चलो। फिर 2 बार 4 का आधा करेंगे 2 बार आएगा, फिर 2 का आधा करेंगे 1 बार, सब हाफ करते जाना है। तो ओवरऑल ये 16 आउटकम बन जाएंगे। तो ये चीज़ें आती होंगी, नहीं आती होगी तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। चलिए अब हम आ जाते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहले में ई में लिखा हुआ है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे में हेड होगा। और अगली एफ की बात करें तो इसमें लिखा हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। शुरुआती 2 टॉस में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ई में कितने एलिमेंट है ये पहले फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हाँ सैंपल स्पेस आपको बनाने हैं। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम होंगे 8, और ये 8 कौन कौन होंगे उसी में से देखो कि हेड लास्ट के थर्ड टॉस में हेड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, वही सारे एलिमेंट आप यहाँ पे उठा लोगे। जैसे अगर मैं सैंपल स्पेस में देखूँ तो यहाँ पे हेड हेड हेड, फिर आएगा टेल टेल टेल, और उसके बाद फिर आएगा हेड हेड टेल हेड टेल हेड एंड हेड टेल हेड हेड। अगली बार 2 बार टेल हो जाएगा हेड, इसको रोटेट कर देंगे टेल हेड टेल एंड लास्ट हेड टेल टेल। अब देखिए ई में क्या आएगा, तीसरे पे क्या आना चाहिए हेड ऑन थर्ड, थर्ड पे हेड यहाँ भी है, तीसरे पे हेड यहाँ भी है,
तीसरे पे हेड यहाँ भी है और तीसरे पे हेड यहाँ भी है। ये 4 ऐसे हैं जहाँ पे तीसरे टॉस में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। तो इन चारों को यहाँ पे उतारेंगे, H T H T H H एंड लास्ट वन T T H। फिर आप F की बात करोगे, हेड ऑन 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस, तो शुरुआती 2 में हेड आना चाहिए। तो देखो ये पहले वाले में तो आ ही रहा है हेड हेड, तीसरे से नहीं, मतलब शुरुआत के 2 में हेड आना चाहिए। यहाँ तो नहीं है, यहाँ शुरू में 2 हेड आ रहा है, बिल्कुल हेड हेड एंड टेल। अब इसके अलावा और कोई नहीं है कि शुरुआत के 2 में हेड आए, तो बस यही 2 बच गए। अब इन दोनों का हमें E बाई एफ निकालना है, तो उसके लिए पहले E इंटरसेक्शन F भी निकालेंगे। तो इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो केवल एक ही चीज़ तो कॉमन मिल रही है, कौन सा, हेड हेड हेड, यही आ रहा है। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकाले E इंटरसेक्शन F की, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 1 है, और सॉरी फेवरेबल आउटकम्स कितना, 1 है, और टोटल आउटकम्स कितना है, NS 8 है, तो 1/8 आ गया। फिर हम F की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो F में सिर्फ 1 है, और F में सिर्फ 2 है, तो 2 है तो इसको लिख दोगे 2/8, यानी ओवरऑल 1/4। अब हम क्या करेंगे, E बाई एफ निकालेंगे। E बाई एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इट मीन्स 1/8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब इसको क्या करेंगे, 1/8 इंटू, इसको उल्टा कर देंगे 4/1, ओवरऑल 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 to 9 के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग फिर चलेंगे एक नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर, हालांकि ये क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, पहला दूसरा पार्ट तो आई थिंक आप सभी लोग कर लोगे, फिलहाल नोट करते हैं। E में है 1 3 5, F में है आपका 2 3, और G में है 2 3 4 एंड 5। ओके, अगर आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करना है तो इसका कंसेप्ट क्या होगा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F डिवाइडेड बाय G, या फिर ऐसे भी दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय G। देखने में तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे सिंगल सेट ना दे करके 2 अलग अलग सेट दिया है, वो भी उसका ऑपरेशन दिया हुआ यूनियन वाला, ठीक है। ये EFG जो बना हुआ है, ये कहाँ से बना हुआ, किस तरह के एक्सपेरिमेंट से बना है, तो क्वेश्चन में आप पढ़िए, लिखा हुआ है ए फेयर डाई इज रोल्ड। एक फेयर डाई को रोल्ड करना, यू नो वेल, फेयर डाई को जब आप रोल्ड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे भाई, 6 होंगे। क्यों, क्योंकि यस में आएगा 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन 6। एक डाई को थ्रो करोगे तो यही सारे तो आएंगे। अब इन्हीं में से कुछ एलिमेंट लेके E बना दिया, F बना दिया, G बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। इवन की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन देखो आप E यूनियन F फाइंड आउट करना है। तो जब E और F का आप यूनियन लोगे तो E और F को मिला ही लो, क्या हो जाएगा, इसमें 1 3 5 है, 2 3 है, तो सेट 3 का रूल लगाएंगे। और आपको पता होगा कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है किसी भी सेट में। तीनों 1 2 3 एंड 5 इसमें आ गया। अब जब इसमें आ ही गया तो इसको एक नया सेट मान लो, सपोज करो A है, ठीक है, से, तो ये सेट A हो गया। तो अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई G, ऐसे, यानी A की प्रोबेबिलिटी निकालो व्हेन G इज गिवन। अब आपके लिए आसान हो गया। अब इसके लिए क्या आंसर होगा, तो A बाई G का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अब A और G में कितने लोग कॉमन है, A में देखो 1 2 3 5 है, और G में क्या है 2 3 4 5 है। तो कॉमन कौन कौन है, 2 भी है, 3 भी है, और 5 भी है। 4 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ नहीं है, ठीक है। तो आप 2 3 और 5 3 एलिमेंट मिल जाएंगे। तो ये 3 एलिमेंट मिल जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 3 है। क्योंकि इन दोनों का आप अलग से निकाल लो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप A इंटरसेक्शन G पहले निकाल लो। A में और G में कॉमन चीजें क्या है, तो आप लिखोगे 2
3 and 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो A इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे फेवर में 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, NS की वैल्यू कितना है 6, तो 3/6 हो जाएगा। तो यहाँ सीधे हम लिख दिया 3/6 होल अपान प्रोबेबिलिटी। अब G में आइए, G में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, तो 4 बाई टोटल आउटकम कितने हैं 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप E इंटरसेक्शन F को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों को एक सिंगल सेट मान करके पहले इंटरसेक्शन निकाल लो, उसको एक सिंगल सेट मान लेंगे, फिर ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 13.1 के ही क्वेश्चन हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्वेश्चन पेज नंबर 539 एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे एक्सरसाइज 13.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ ऐसा लिखा है कि एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, 500 easy MCQ question and 400 difficult MCQ question. If question is selected at random from the question bank, what is the probability? अब यहाँ नोट करिए, what is the probability that it will be an easy? क्वेश्चन में ये लिखा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये क्वेश्चन का ये क्या है, इजी है। क्वेश्चन जो आप निकाल रहे हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर रहे हो, वो किसकी है, इजी क्वेश्चन की है। गिवन दैट इट इज ए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये गिवन कंडीशन है। यू नो वेल, ए को आप क्या मानोगे, इजी। आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है जिसको निकालना, वो क्या है, इजी है। और बी वाले को आप क्या कह दो, MCQ बोल दो, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि PA/B निकालना तो जरूर है और इसका फार्मूला भी होता है A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि A और B में अलग अलग सेट एलिमेंट तो है नहीं कि सेट जैसा बना हुआ है और उसमें आप A और B का इंटरसेक्शन ले लो। यहाँ तो एक लैंग्वेज दिया हुआ है। अब समझना ये है कि A मीन्स इजी और B मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दोनों में कॉमन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो क्वेश्चन लेने हैं जो इजी भी हो और क्या भी हो, MCQ भी हो। ओके, इजी प्लस MCQ दोनों एक साथ होने चाहिए। तो बताइए इजी और MCQ कितने क्वेश्चन दिए हैं, लिखा है 500 इजी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी भी है और MCQ है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 500 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, काउंट कर लीजिए, 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400, सभी को काउंट करेंगे तो आएगा 1400। यू नो यहाँ पे लिख देंगे 1400 ओवरऑल। अब अपान, अब प्रोबेबिलिटी आप बी निकालिए, बी मीन्स MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप देखो 500 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो इजी हैं और 400 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है, राइट, लेकिन है दोनों MCQ। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू हो जाएगी 900 डिवाइडेड बाई 1400, क्योंकि 900 क्वेश्चन ऐसे जो MCQ है। अब ये मैटर नहीं करेगा कि ये इजी है या डिफिकल्ट है, ठीक है, मैटर ये करेगा कि MCQ कितने हैं। तो इतने हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो 900 डिवाइडेड बाई 1400। यू नो 1400 एंड 1400 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल, ओवरऑल 5/9 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, गॉट इट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में मिल भी जाए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन। लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16 है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज कितना होगा, सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रॉब्लम आ गई भाई, A इंटरसेक्शन B तो गिवन ही नहीं है, तो करोगे क्या, कोई दिक्कत नहीं, XYZ कुछ भी मान लो,
इसकी वैल्यू x रही होगी, कहीं होगा घूमता फिरता। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b पे आओ, ये तो मेरे पास दिया हुआ है, कितना है 0 है। और यू नो वेल कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे डेट विल बी अनडिफाइंड। ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड वाला केस आ गया, नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। A and B are events such that PA by B is equal to PB by A। ठीक है, अब इसमें आएंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो कौन सी कंडीशन होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दो, A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A। आपको इतना तो पता होगा कि A और B में अगर कोई चीज़ कॉमन मिल रहा है तो B और A में भी वही चीज़ कॉमन होगा। यानी आसान भाषा में ये समझो, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों सेम होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, सेम, कैंसिल आउट। बचा क्या, 1/PB 1/PA, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे PA इज इक्वल टू PB। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी मेरी बुक में तो यही वाला करेक्ट है, डी नंबर। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, हालांकि बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको पता करना है कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन इज दैट अ डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड if outcomes is an odd number, what is the probability that it is prime। क्वेश्चन ये है, a die is rolled if outcomes is an odd number, what is the probability that it is a prime। अब ये बिल्कुल अलग टाइप का लैंग्वेज दिया है लेकिन है एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। आप पूछोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कैसे है, यहाँ तो कुछ गिवन डेट वाली कंडीशन नहीं दिया, या इट इज़ फाउंड टू बी ऐसा कुछ दिया नहीं है, या इट इज़ नोन ऐसा नहीं दिया है। तो आप इसको ध्यान से अगर पढ़ो तो क्या लिखा है, ए डाई इज रोल्ड। अगर आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डाई को रोल्ड कर रहे हैं, इफ आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, इसका कोई रोल है क्या, नहीं ना है, लेकिन वही तो मेन रोल है। इफ आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, ठीक है, आउटकम ऑड नंबर है, ये चीजें हमें पहले से पता है, यानी यही गिवन कंडीशन है। और अगर यही गिवन कंडीशन है तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है कि वो प्राइम नंबर हो। तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, कंडीशनल, बिकॉज कंडीशन इज गिवन ऑलरेडी एज इफ आउटकम्स इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर ही कंडीशन हमारी ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी टाइप का एक क्वेश्चन है जहां पे ए को क्या मानोगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए की, और ए क्या है, प्राइम। प्राइम बी क्या है, गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो आप बताओ, अगर आप डाइस को रोल्ड करोगे तो प्राइम नंबर कौन कौन आएंगे, 2, 3, 5 आएंगे, और ऑड नंबर में कौन कौन आएंगे, 1, 3 एंड 5 आएंगे। अब ए बाई बी जब आप निकालोगे तो इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए और बी में कॉमन, तो कॉमन का मतलब इन दोनों में कॉमन कौन कौन मिलेंगे, 3 और 5, 2 एलिमेंट कॉमन होंगे। तो 2 आउट ऑफ एनएस कितना होगा, तो एनएस होगा 6, क्योंकि डाइस एक ही है, डाई एक ही है, और उसको आप रोल्ड करेंगे टोटल आउटकम 6 होगा, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तो हमारे फेवर में कितने आ रहे हैं, 3 बाई 6, 6 एंड 6 कैंसिल आउट, 2/3 इज द आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 7। वैसे तो एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब अलग टाइप का है तो इसका मतलब एग्जाम के लिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, भाई गारंटी तो नहीं लेंगे, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन। आइए
एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी बुक में दिया हुआ है, लिखा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन, इफ वन शोज हेड टॉस इट अगेन। अगर आपके पास हेड आता है तो फिर उसको टॉस करेंगे, क्वाइन लिए टॉस किया, हेड आया, अगेन टॉस किया। अगर टेल आता है देन थ्रो ए डाइस। अगर आपको टॉस करने पे टेल मिलता है तो अगली बार आपको क्वाइन नहीं टॉस करना है बल्कि एक डाई को थ्रो करना है। ओके, अब देखिए, अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें आ गई, एक तो या तो हेड आएगी या तो टेल। एक क्वाइन को टॉस किया, एक्सपेरिमेंट अपना यही है, टॉसिंग ए क्वाइन, टॉस ए क्वाइन, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आएगा तो आपको अगला काम फिर करना है कि आपको क्वाइन ही टॉस करने हैं। तो क्वाइन टॉस करोगे तो दूसरी बार, पहली बार में तो हेड आया ही है, दूसरी बार में हेड भी आ सकता है या फिर दूसरी बार में टेल भी आ सकता है, यही दो ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन जब टेल आएगा तब आपको क्या करना है, डाई थ्रो करनी है। और डाई थ्रो करोगे तो टी के साथ, इस टेल के साथ या तो 1 आएगा या फिर टेल के साथ 2 आएगा या फिर इसके साथ 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा। यही तो पॉसिबल आउटकम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी। अब देख लेते हैं कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई इसकी अगर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ओके, जब आप यहां आओगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हेड के साथ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो देखिए 1/2 ऑलरेडी आ चुका है। अब फिर आप टॉस करोगे तो 2 प्रोबेबिलिटी आएगा, यानी 1/2 में से एक आएगा तो 1/2 यहां भी आएगा, तो ये भी होगा। और दोबारा करेंगे तो फिर 1/2, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा। फिर इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। क्यों, इसलिए क्योंकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी, और ऑलरेडी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। दोनों काम करने हैं, इसके बाद ये करना है, दोनों जॉब करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। ठीक है, और वैसे भी आप जान लो कि अब अगर 2 क्वाइन आप टॉस करते हो तो 4 आते हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। तो इसमें से कोई भी एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। तो इसका भी 1/4 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ओके, यहां से प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, लेकिन डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1/6 होगी। डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1/6 होगी, क्योंकि एक एक नंबर है तो 1/6 सबका होगा। लेकिन दोनों एक साथ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों का मल्टीप्लाई। जब दो जॉब एक साथ करते हैं तो ओवरऑल उसका आउटकम निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1/6 इसकी और इसकी 1/2, तो मल्टीप्लाई करके 1/12। ऐसे इसकी भी 1/12 होगा, इसका भी 1/12 होगा, 1/12, इसका भी 1/12 और इसका भी 1/12। यानी इधर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं वैल्यूज, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी और ऊपर वाले की सबकी प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में ये लिखा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाइस शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, उसको अगर हमें ए कहें तो ए में लिखा है डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए। और अगर बी की बात करें, यानी जो गिवन कंडीशन है, तो गिवन कंडीशन में लिखा हुआ है गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। 2 हो जाए तो भी ठीक है, नहीं तो कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो भाई 2 टेल तो कहीं नहीं दिख रहा है, एक टेल यहाँ भी है, एक टेल यहाँ भी है, एक टेल, यानी ये कुल मिला के ये सारे कंडीशन 7 केसेस आप लोगे। तो बी में जब आओगे, चलिए इसमें बना लेते हैं, ए में क्या क्या आएगा। तो ए में आएगा 4 से बड़ा नंबर कौन कौन आएगा, 4 से बड़ा 5, 6, यानी T5 या तो आएगा या फिर T6 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। बी में अगर देखा जाए, जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल में ये भी आएगा HT वाला,
या फिर आएगा T1, T2, T3, T4, T5 और T6, यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो दोनों में इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से कॉमन मिलेगी क्या, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो कॉमन में यही आएगा T5 एंड T6, ठीक है। अब इनकी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो जब A इंटरसेक्शन B की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इसमें दो ऑप्शन है, ये भी है ये भी है, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो जब इन दोनों की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इसका आंसर कितना होगा, 1/12 और प्लस 1/12। क्यों, क्योंकि अगर A इंटरसेक्शन B में दोनों लोग आ रहे हैं तो हमारे फेवर में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ गया तो भी ठीक है, 4 से ग्रेटर, ये भी आ गया तो भी 4 से ग्रेटर। और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12, इसकी भी है 1/12 इसकी भी है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। तो या तो ये आए या तो ये आए, और वाले केस आते हैं प्लस करते हैं, ओवरऑल आ जाएगा ये 2/12 यानी 1/6। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B पे। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ B पे आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मतलब ये कितने लोग हैं, देखिए यहाँ तक 6 केसेस और एक केस अलग वाला। तो या पहले वाले की प्रोबेबिलिटी हो कितनी आएगी, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 OR। या तो ये भी आ सकता है या तो ये भी, ये सारे आ सकते हैं, सब अलग अलग टाइप के नंबर हैं। ये भी आएगा तो 1/4, या फिर ये आएगा। अब ये आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/12। तो 1/12 प्लस 1/12 ये कितनी बार, 12 टाइम। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 1/12 1/12 अगर ऐसे करेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 12/12 हो जाएंगे, यानी कुल मिला करके 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 1/12। या आप इसको ना समझ पाओ तो सीधे सीधे क्या लिखो, 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी भी देखोगे तो प्लस के 1/12, इसकी भी देखोगे तो 1/12, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 और प्लस यहाँ से आ जाएगा 1, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 4 × 1 = 4 और 1 4 × 1 = 4 प्लस 1 3/4। अच्छा ये 12 टाइम नहीं, सॉरी ये 12 टाइम नहीं है, 1 2 3 4 कितने हैं, 6 ही है। तो ओवरऑल कितना होगा, 1/12 1/12 1/12, ये 6 टाइम है, 6 टाइम्स। तो 6 टाइम जब आएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 6 और नीचे 12, तो आ जाएगा 6/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फाइनली 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4, 1 प्लस 2 2 = 4, यहाँ 2 होगा यानी 3/4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी आपने निकाल लिया। अब बताओ A/B की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी आया 1/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी आया 3/4। इनको सॉल्व करेंगे 1/6, इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, 2 2 = 4, 3 2 = 6, 2/9 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 2/9। ओके, तो ये था 7 नंबर एग्जाम्पल। तो अब ये इधर के तो 13.1 के सारे क्वेश्चन हर टाइप के कवर हो गए जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पर, और 13.2 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और एक है इंडिपेंडेंट इवेंट, ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा A/B यानी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज गिवन, और इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, यानी अगर हम कहें कि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू बताओ तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B।
इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में कुछ कॉमन सेंस से क्वेश्चन भी कर लेंगे और ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की तरफ। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? ऐसे इवेंट जिनका एक दूसरे पे कोई प्रभाव ना हो। जैसे मैं कहूं एक एक्सपेरिमेंट कराएं और एक इवेंट के होने या ना होने को का प्रभाव दूसरे वाले पे ना पड़े। जैसे मैं कहूं कि एक कॉइन को आप टॉस करिए, फिर आप इस कॉइन को टॉस करने के बाद एक डाइस को थ्रो करिए। तो जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन पे हेड भी आएगा, टेल भी आएगा। तो क्या हेड आना या ना आना डाइस पे कोई नंबर आने को अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर हेड आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डाइस पे जो आना रहेगा वही आएगा। ऐसा नहीं कि इस पे हेड आ गया तो डाइस पे 1 नहीं आएगा या 2 नहीं आएगा। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। मैथमेटिकली इसको कैसे चेक करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे ये सारे इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी भी लिखा जा सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये है कि एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 16 लिखा है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट है देन आपको प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ए यूनियन बी की वैल्यू 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ये चीज़ें आपको लानी है। देखिए लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी या प्रूव करना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर करे। तो जब एटलीस्ट वाला वर्ड आता है, एटलीस्ट मतलब या तो ए अकर करे या फिर बी अकर करे या दोनों के दोनों अकर करे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? दोनों का यूनियन निकालते हैं। ओके, तो जब दोनों का यूनियन निकालोगे तो ये चीज़ें अगर आ गई तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए ए यूनियन बी हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी जो क्वेश्चन पूछा है ए अकरेंस ऑफ ए एटलीस्ट ए एंड बी, तो इसका मतलब यही हुआ ए यूनियन बी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ ये कहाँ से लिखा गया? तो ये तो रूल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट का हमने यूज किया। अब क्या करना है? पी ए प्लस पी बी तो ऐसे ही रहेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? पी ए इंटू पी बी। ऐसा इसलिए क्योंकि बोला गया है कि ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे? पी ए प्लस दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? पी बी। तो हमने कॉमन लिया पी बी, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस पी ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे, पी ए को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी और ना अकर करने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 1 होता है, बेसिक रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी का। तो अगर इसको निकालो तो 1 माइनस पी ई बार कर दो और पी ई बार निकालो तो 1 माइनस पी ई कर दो, ये दोनों कर सकते हैं। इसी बार को यहाँ कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, ठीक है, डैश लगाया गया है। अब हम क्या करेंगे? पी ए के जगह 1 माइनस पी ए नॉट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं पी बी और 1 माइनस पी ए को लिख सकते हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिलेगा? इन दोनों में पी ए डैश कॉमन, तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा पी बी। और फिर इसको लिख देंगे 1 माइनस पी ए डैश और 1 माइनस पी बी को क्या लिख देंगे? पी बी कॉम्प्लीमेंट।
बस यही आपको प्रूव करना था, जो कि आ गया। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज 13.2 पे। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना है। हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। इसको करेंगे हम लोग, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, और ये भी दिखाएंगे कि ये कैसे ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर बेस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। 2 कार्ड आपको निकालने हैं और प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी है कि दोनों बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों के दोनों क्या हो, ब्लैक हो। तो बताओ एक के बाद एक आप 2 कार्ड निकालोगे, और ये भी कंडीशन है विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक कार्ड आपने निकाल लिया तो दोबारा उसको उसी में नहीं रखना है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब उसको अलग कर दो। ठीक है, अब उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें से भी एक निकालना है। तो पहला आपने निकाला ब्लैक, तो ब्लैक कितने होते हैं, तो हमारे फेवर में होते हैं 26। ठीक है, आउट ऑफ 52 26 ब्लैक होते हैं, 13 क्लब का और 13 स्पेड का। अब उसके बाद दूसरा जॉब भी करना है, यानी कंटिन्यू एक के बाद दूसरा काम भी करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो यहाँ हो गया 26/52। अब दूसरे वाले में कितना बचा, 25, और 25 कितना बचा, 51। क्यों, इसलिए क्योंकि जैसे ही आपने एक कार्ड निकाल के अलग रख दिया, अब आउट ऑफ कितना हमें 51 ही तो बचा पैक में। अगर 52 प्लेइंग कार्ड है, एक निकाल के अलग रख दिया तो बचे कितने, 51। अब 51 में से ब्लैक कितने बच गए, 25, क्योंकि जो पहला निकाला गया है वो भी आपका ब्लैक ही निकाला गया है। ओके, अब इसको काटा पीटी करो, 26 2 जा 52, 51 2 जा 102, और ऊपर आ गया 25। फाइनल आंसर यही हो गया। अब ये देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। क्यों भाई, एक इवेंट ए है जो ब्लैक कार्ड निकाला गया, दूसरा बी है वो भी ब्लैक ही निकाला गया, और दोनों इंडिपेंडेंट क्या है, अलग अलग, दोनों इंडिपेंडेंट क्या है, दोनों इवेंट क्या इंडिपेंडेंट है। इसलिए है क्योंकि मान लो हम पहला ब्लैक निकाल लिए, तो क्या ये दूसरे को अफेक्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी, इस टाइप का कंसेप्ट आ गया। तो फाइनली हमें यही निकालना था, ओवरऑल ये खत्म। चलिए थर्ड वाले पे आ जाते हैं, तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तीसरे वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है, A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale. क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसका लॉजिक बहुत छोटा है। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 15 ऑरेंजेज हैं, कुल मिला के 15 ऑरेंज रखे गए हैं। अब 15 में से 12 क्या है, गुड है, और 3 जो है वो बैड है। ठीक है, और इसकी शर्त ये रखी गई है कि जो बॉक्स है वो बेचा जा सकता है कि नहीं। जैसे मार्केट गए और हमने कहा कि ऑरेंज एक खरीदना है, एक पैकेट ऑरेंज लेना है, एक डब्बा ऑरेंज लेना है, तो ऑरेंज जो ले रहे हैं वो कितने का ग्रुप है, 15 का, और 12 उसमें अच्छे हैं, 3 खराब है, यानी खराब होने की मात्रा थोड़ी कम रहेगी तो लिया जा सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये दे दी गई कि अगर कोई व्यक्ति है और वो 3 लगातार ऑरेंज निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो निकाला उसको साइड किया, उसमें नहीं रखा, अगर ये 3 ऑरेंज निकाला और तीनों के तीनों अच्छे वाले निकल गए, तो क्या करेगा, वो अप्रूव करेगा कि हाँ इसको बेचा जा सकता है। ठीक है, तो हमें बेचे जाने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर अप्रूव्ड फॉर सेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूव्ड फॉर सेल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है।
तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कब निकलेगी? जब पहला अरेंज भी अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, तीसरा भी अच्छा है, तीनों लगातार 3 जॉब करने हैं और तीनों एक साथ करने हैं, और तीनों अगर अच्छे आ गए तो ये सेल के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसे वाले कॉन्सेप्ट है। तो बताओ पहला अरेंज अच्छा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 12/15, क्योंकि 15 में से 12 हमारे फेवर में है। अगला अगर एक निकल गया तो बचे कितने? 11। अच्छे वाले कितने बचे? 11। और यहाँ भी संख्या कमी हो गई, अब कितनी संख्या? 14 बची। फिर अगला 11 के बाद कितना अच्छे वाले बचेंगे? 2 निकल जाएंगे, तो 12 में से 10 ही तो बचे, 10। और ओवरऑल भी कितना बचा? 13। इन्हीं को कैलकुलेट करिए, यही आपका आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आते हैं, देखिए इसमें लिखा है इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, यानी हिंदी न्यूज़पेपर वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60% है, यानी उसको लिखेंगे 60/100। जहाँ भी प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज टाइप के आएंगे वैल्यू, उसको हम बाई 100 करके निकाल लेंगे, यानी आउट ऑफ 100 60 ऐसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हैं 40% रीड इंग्लिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश कितना हो गया? 40%, इट मीन्स 40/100। उसके बाद 20% ऐसे हैं जो बोथ हैं, दोनों हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, एच में भी है ई में भी है, दोनों में कॉमन की प्रोबेबिलिटी आ गई 20%, यानी 20/100। उसके बाद ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अब यहाँ पे 3 पार्ट दिया है। पहले की प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, कि पहले जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है वो न तो हिंदी वाला पढ़ने वाला हो न ही इंग्लिश वाला, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो आपको समझना है कि आपको निकालना क्या है। तो प्रोबेबिलिटी हिंदी भी ना पढ़े तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, इंग्लिश भी ना पढ़े उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, दोनों नहीं पढ़ना चाहिए इंटरसेक्शन, यानी ना तो ये ना तो ये, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसका इंटरसेक्शन लेंगे, इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल सा रूल, डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन रूल क्या होता है भाई? आप पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि डी मॉर्गन ने एक रूल दिया था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन पे होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सेट थ्योरी में क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। तो वही वाला सेम कॉन्सेप्ट है कि इंटरसेक्शन कन्वर्टेड टू यूनियन, और यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ होल का कॉम्प्लीमेंट होगा। इनको क्या करोगे भाई? इनको लिख दोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाले की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं? 1 माइनस करके निकालते हैं। 1 माइनस कर दिया, अब फिर 1 माइनस, इनकी वैल्यू तो सबको पता होगा, एक बार पी एच प्लस पी ई और माइनस के पी एच इंटरसेक्शन ई, और ये सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड में ये कहा है कि इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। यहाँ गिवन कंडीशन है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। लिखा इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, यानी जो गिवन होता वही अपान में होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश वाले की प्रोबेबिलिटी निकालना। क्या करोगे? ई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू भी दिया रहेगा, नीचे एच आएगा, एच वाले की वैल्यू दिया रहेगा, रखेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी यही फाइंड आउट करना है। तीसरे में क्या है? इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, यानी इसका उल्टा हो गया, एच बाई ई पूछ रहा है, तो इसकी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन लास्ट इसमें क्या करते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर में ये है, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए,
1 माइनस पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, 4 ऑप्शन दिया है। देखो 2 इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है। अब 2 इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हो और इसमें सब कुछ अलग अलग दिया है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है भाई? अब इसको भी समझ लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होता है जब ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन लेने पे कोई भी चीज़ कॉमन ना आए, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी की 0 आ जाए। तो 0 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो हम कहेंगे कि ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब सबका यूनियन लिया जाए और पूरा मिलकर सैंपल स्पेस बनाए, उसको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोलते हैं। तो पहला वाला तो होगा नहीं, पी ए और पी बी इक्वल होता नहीं इंडिपेंडेंट इवेंट में। अब पी ए प्लस बी बी पी बी इक्वल टू 1 भी नहीं होता इंडिपेंडेंट में। तो बचा एक ही वाला आपका कौन, पी ए डैश बी डैश, और इसकी वैल्यू दिया है 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी, ये दिया हुआ है। तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब चाहते हैं कि ये कैसे हुआ है उसको भी देख ले, तो भाई इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जब भी बीच में कोई सिंबल नहीं दिया रहता तो आप इंटरसेक्शन मानोगे। अब इनकी वैल्यू डी मॉर्गन रूल से क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू ओपन कर देंगे, तो ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी ए प्लस पी बी और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन आपको पता है कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो जब इंडिपेंडेंट रहते हैं तो पी ए इंटू पी बी लिख देते हैं, किसके जगह पे, ए इंटरसेक्शन बी के जगह पे। ये इंडिपेंडेंट है इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी के जगह पे ये चिन्ह लिखा जा सकता है, ठीक। अब इसमें माइनस माइनस अंदर ले जाओ, तो 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए पी बी, कुछ कॉमन उमन लेंगे, यहाँ से कॉमन 1 माइनस पी ए, ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस यहाँ से पी बी कॉमन ले लो, तो पी बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों में 1 माइनस यहाँ पे पी ए हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 माइनस पी ए, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 1 और माइनस के यहाँ बच गया पी बी। ये देखिए यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसको लेके चले थे, ये आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बेस थ्योरम की। चलिए, बेस थ्योरम को पढ़ने से पहले बेस थ्योरम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ से एक अच्छा नंबर आपको मिलेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बेस थ्योरम से। इसका कंडीशन क्या है, कैसे समझेंगे बेस थ्योरम। चलिए, अगर मान लीजिए इस बेस थ्योरम से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है टोटल प्रोबेबिलिटी का, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इस टोटल प्रोबेबिलिटी में अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई सैंपल स्पेस है और इस सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट आप जनरेट किए हैं, E1, E2 एंड E3, और ये हो सकता है N तक जा सकता है, ठीक है। एक सैंपल स्पेस के अलग अलग इवेंट लिया, और ये इवेंट कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए। यानी अगर हम E1 यूनियन E2 यूनियन सबका यूनियन लें तो ये सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए और पेयर वाइज डिसजॉइंट रहे, जिसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। यानी किसी भी दो का इंटरसेक्शन ले लो तो कुछ भी चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, सो अगर ऐसे ये कोई एक्सपेरिमेंट आप करा रहे हो तो उसमें इसमें से कोई एक पर्टिकुलर इवेंट ले लो, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर उसको हम ए कहते हैं, ठीक है, कोई एक इवेंट लेते हैं, कहाँ से एसोसिएटेड, इस पूरे इवेंट से एसोसिएटेड, तो इनकी वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, P(E1) मल्टीप्लाइड बाई P(A)/E1 प्लस P(E2) इंटू P(A)/E2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे n तक आप जा सकते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे A/E1, यानी अब इसको ऐसे लॉजिकली समझिए, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, हो गया इवेंट, हो गया काम खत्म।
अब क्या करना है, कोई दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब ये E1 दिया गया हो, E1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, ऑलरेडी हैपन हो रहा हो। यानी अगर E1 ऑलरेडी अकर कर रहा है तो किसी और एक की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो इस टाइप का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे जितने रहेंगे, अगर 2 है, 3 है, 4 है, n है, तो सबके लिए इसको कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी इस एक्सरसाइज 13.3 का जो पहला वाला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के बेसिस पर दिया गया है। ठीक है, तो वैसे तो हम कॉमन सेंस से भी उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाएंगे कि ये यही वाले कंसेप्ट पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन 13.3 का बिल्कुल इसी के कंसेप्ट पे दिया गया है। ये अलग बात है कि आप बेसिक कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को कर लेते हो। चलिए अब आते हैं बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम में भी यही कहानी है, मतलब आपके पास कोई सैंपल स्पेस दिया हो और उस सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट हो और सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब ये कंडीशन हो, और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो, जिसको हम कहते हैं सबको मिलाने पे क्या बने, सैंपल स्पेस आपका बन जाए। ओके, अब इसमें क्या होता है कि हम किसी भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 दिया हो, E1 E2 E3, और हम किसी E1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी एक गिवन कंडीशन के रिस्पेक्ट में, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A इज गिवन। तो इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, और नीचे में तीनों के लिए यानी टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज करेंगे। यानी यहाँ लिखते हैं PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 एंड प्लस PE3 इंटू PA बाई E3। ठीक है, अगर ऐसे n तक है तो n तक करेंगे, तो हम 3 या 2 के लिए समझ लेते हैं। यही जो फार्मूला है ये आपका बेस थ्योरम है। अगर यही मान लीजिए हम दूसरा इवेंट, अभी हम देखिए कैसे पहचानेंगे कि हम बेस थ्योरम कब लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एक्सपेरिमेंट करा रहे हो और 3 इवेंट आ गए हैं। ठीक है, 3 अलग अलग रास्ते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने का, और उस पर्टिकुलर काम को करने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है A है, उसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम E1 के द्वारा भी A को कर सकते हैं, E2 के द्वारा भी A को कर सकते हैं, E3 के द्वारा भी A को कर सकते हैं, लेकिन A होना चाहिए। तो अगर हम कह दें कि A ऑलरेडी गिवन है और हम चाहते हैं कि एक जो गिवन कंडीशन कर रहे हो वो इस वाले रास्ते के थ्रू करो, पहले वाले, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि यही पर्टिकुलर इवेंट को आप कर रहे हो लेकिन E1 E2 के द्वारा ना करके E3 के द्वारा करो, तो E3 के रास्ते से आप करोगे तो यहाँ E3 आएगा, और यहाँ पे ऊपर E3 आ जाएगा, यहाँ E3 आएगा, और नीचे सारी पॉसिबिलिटी होगी जितने रहेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13.3 का पहला क्वेश्चन लिखा है, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न, मोर एवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? ठीक है, हमें क्या पूछा गया है कि जैसे एक अर्न है, कोई डिब्बा है, और इसमें 5 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इसमें से एक बॉल आपको ड्रॉन करनी है और इसके कलर को देखना है और फिर इसी में रख देना है। ठीक है,
और फिर जिस कलर की बॉल आप निकाले थे, जो कलर आप नोट किए, वही कलर के 2 और बॉल इसमें डाल देनी है और फिर एक बॉल निकालनी है दोबारा, और वो बॉल रेड कलर की हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब हमारे पास एक अर्न है जिसमें 5 रेड है और 5 ब्लैक है, और इसमें से एक एक करके 2 बॉल निकालने हैं, लेकिन शर्त यह है कि 2 बॉल ऐसे एट रैंडम नहीं निकालना है। पहले एक बॉल निकालो, पता चला वो रेड है, अब इसको इसमें रखो ही रखो, साथ में 2 रेड बॉल और इसमें रख दो। अब फिर दोबारा एक बॉल निकालो और उसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, हो सकता है कि जब आप बॉल निकाले हैं तो पहली बार में ब्लैक आ गया, अब आपने देखा ब्लैक कलर है, अब दोबारा इसमें 2 और ब्लैक कलर की बॉल इसमें डालोगे। ठीक है, तो जब 2 और ब्लैक कलर की बॉल डालोगे, उसके बाद फिर उसमें से एक बॉल निकालना है, और इवन अभी भी आपको रेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी, यानी दूसरी बार में आपको रेड आना ही आना है। चाहे आप पहली बार में रेड निकाल लें, चाहे ब्लैक निकाल लें, आप दूसरी बार में क्या ही निकालो, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मान लो पहली बार में सैंपल स्पेस कितना है, NS1 की वैल्यू कितना है, 10 है, और मान लो कि रेड आ जाए, पहली बार में रेड आए, पी रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो भाई रेड कितने हैं, 5, और टोटल कितने हैं, 10, यानी 1/2। ओके, अब क्या करेंगे, 2 रेड बॉल पुट, अब 2 रेड बॉल और इसमें पुट करेंगे। तो जब इन द अर्न, अब अर्न में 2 रेड बॉल और डालोगे, तो अब कितने बॉल हो जाएंगे टोटल हमारे पास, रेड वाले हो जाएंगे 7 और ब्लैक वाले हो जाएंगे 5। ये रेड है, ब्लैक है। अब इसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, सेकेंड टाइम में जो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी। तो रेड आपका हो गया 7, और टोटल बॉल कितने हैं, टोटल यानी H2 आपका कितना हो गया, 12 हो गए। आउट ऑफ 12 आपको रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7/12 होगा। अब एक कंडीशन ये हो गया केस फर्स्ट। अब केस 2 में आते हैं, सेकेंड केस। हो सकता है कि पहली बार में आप क्या निकालो, फर्स्ट टाइम ब्लैक आ जाए, क्या आ जाए, ब्लैक। तो जब दूसरी बार में, पहली बार में ब्लैक आए, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5, और टोटल कितने बॉल है अभी, 10, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब अगर ये रेड ब्लैक बॉल निकल गया, अगर पहली बार में ब्लैक निकल गया, तो 2 ब्लैक बॉल इसमें क्या करना है, 2 ब्लैक बॉल पुट करना है, 2 ब्लैक बॉल इसमें और डाल देंगे। अब जो नया वाला सिस्टम बनेगा उसमें देखो रेड वाला तो वही रहेगा, लेकिन ब्लैक वाला कितना हो जाएगा, 7। ये ब्लैक वाले 7 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें दूसरी बार में कौन सी बॉल निकालनी है, रेड। तो बताओ रेड कितना है, 5, और ब्लैक टोटल कितना है, 12, तो 5/12 आ गया। अब हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, या तो ये पहला वाला आएगा या फिर दूसरा, यानी या तो ये एग्जिस्ट कर जाए, यानी पहली बार में रेड निकले तो दोबारा रेड निकालोगे ऐसे आ जाएगा, यानी ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, या फिर दूसरा केस हो सकता OR वाला कंसेप्ट आ रहा है ना, या तो ये केस हो या तो दूसरा वाला केस हो कि पहली बार में ब्लैक आए, अगर ब्लैक आएगा तो आप ब्लैक पुट करोगे, लेकिन निकालोगे दोबारा कौन सा, रेड। तो फाइनल जो होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, फाइनल आंसर क्या होगा, या तो ये केस होगा, या तो ये दोनों जॉब करोगे, या तो ये दोनों। तो जब ये दोनों करोगे तो एक साथ ही करोगे, यानी पहला आ गया 1/2 इंटू दूसरा 7/12, ये दोनों एक साथ करेंगे, OR का मतलब प्लस करेंगे। अगली बार ये 1/2 इंटू 5/12। अब इन्हीं को कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आएगा 7/24 और यहाँ आ जाएगा 5/24। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 12/24 ओवरऑल 1/2, ये फाइनल आंसर होगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे दिख रहा है, तो भाई टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने यही बताया था ना कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने का ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहला, और ये अकर कर गया तो PA/E1 करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 PA/E2, अगर उससे भी ज़्यादा तीसरा है तो और करेंगे, n तक है तो n तक करेंगे। तो यहाँ तो 2 ही है, देखिए
पहले रेड बॉल पहले की प्रोबेबिलिटी इनटू रेड बॉल अगर पहली बार निकल गया तो उस केस में दूसरे रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये होगी प्लस फिर दूसरे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी दूसरा अगर ब्लैक बॉल आ गया तो ये ब्लैक बॉल को हो गया, और अगर ब्लैक बॉल एग्जिस्ट कर गया यानी ये गिवन हो गया कि पहली बार ब्लैक निकल रहा है तो उस केस में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/12। यही तो दिया हुआ है, ओवरऑल इतना ही तो लिखा गया है। तो ये है टोटल प्रोबेबिलिटी के बेस पर क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है ए बैग कंटेन रेड एंड ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 4 रेड है और 4 ब्लैक है, और एक और बैग है इसमें है 2 रेड 2 रेड एंड 6 ब्लैक। ओके, वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड। इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करने हैं। तो भाई हमारे पास 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते को पकड़ के जाना है। या तो इसको E1 कह लो और इसको कह लो E2, यानी हम E1 से भी काम कर सकते हैं, E2 से भी कर सकते हैं, 2 चॉइसेस है। अब उसके बाद काम क्या करना है, काम ये करना है कि वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंडेड टू बी रेड। आपको जो दिया गया कंडीशन है, जो गिवन कंडीशन, वो क्या है, रेड। गिवन कंडीशन को हमने ए कह लिया विच इज रेड बॉल। कौन सी बॉल है भाई, रेड बॉल। तो आप पहले बैग से भी रेड निकाल सकते हो, दूसरे से भी। अब यहाँ बेस थ्योरम का कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि बेस थ्योरम में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, इसी टाइप का कंसेप्ट आता है। यानी काम ये दिया गया होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो चाहे आप पहले से करो चाहे दूसरे से करो, किसी एक से पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए किससे पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। कह रहा है ना कि फर्स्ट बैग से जो बॉल आनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। लेकिन गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ए विच इज रेड बॉल। आनी क्या चाहिए, रेड बॉल। ये पहले से गिवन है, लेकिन वो कहाँ से आए, पहले वाले से आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो P(E1/A) आपको निकालना है। अब देखो इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, यानी ट्रिक से क्या फायदा होगा कि आपको क्लियर पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अभी हम तुरंत पहले क्या लगाएंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला बेस थ्योरम का क्या होता है, E1/A, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं तो E1 E2 2 ही होंगे, E1/A निकालना है। अब फार्मूले में यहाँ पे लिख दो P(E1), जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी जिसका निकालना है वो यहाँ पहले रखेंगे, E1 या E2 जो भी है। अब यहाँ पे इसको उल्टा कर देना है, यानी सीधे लिखोगे PA/E1, और ए को पता है ना रेड बॉल कह रहे हैं कि रेड बॉल, लेकिन E1 इवन अगर गिवन है तो, यानी पहला बैग गिवन है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। और नीचे में यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए 2 बार प्लस करेंगे, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों का ऐड करेंगे। अगर 3 है 3 का करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा PE2 और यहाँ PA/E2। अब इसको देख के आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। अब आपको पता चल गया कि मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ थोड़ा स्पेस आप छोड़े रहेंगे, ठीक है, वो चीज़ें आप निकाल लेंगे, या इसको इक्वेशन नंबर 1 ही मान लेंगे और यहाँ निकाल के फिर 1 में पुट कर देंगे तो भी हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे टोटल आप इसको E1 E2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, E1 हो गया E2। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 2 ही बैग है तो दोनों में से पहले को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी। ऐसे ही PE2 भी कितना होगा, वो भी 1/2। जब 2 ही रास्ते हैं और उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल 2 है और उसमें से एक लेना ही है तो 1/2 होगा। अब यहाँ से हमको चाहिए A/E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या होगा, A/E1 का मतलब A क्या है, रेड बॉल। कहाँ से, कौन सी कंडीशन गिवन है, तो गिवन है E1, यानी फर्स्ट बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। रेड कितने हैं 4 और टोटल बॉल 1/2, यार 8, तो ओवरऑल 1/2। फिर आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए, A/E2 भी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यानी E2 गिवन है, सेकेंड बैग गिवन है, तो सेकेंड बैग में रेड बॉल कितने हैं 2, ओवरऑल कितने हैं 8,
ओवरऑल 1/4। अब ये सारा वैल्यू इसमें पुट करेंगे और आंसर आपका निकल जाएगा। PE1 कितना आ गया 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/4। कैलकुलेशन आता ही होगा, कर लेंगे आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। Of the student in a college, it is known that 60% resides in a hostel and 40% are day scholar. Previous year results reports that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hosteler? ठीक है, कंडीशन समझिए। कह रहा है कि दो टाइप के लोग हैं, यानी E1 को कह दो हॉस्टलर, ठीक है, E1 में कह देंगे हम हॉस्टलर। सॉरी, E1 आपका हो जाएगा हॉस्टलर, ठीक है, और E2 हो जाएगा डे स्कॉलर। E2 हो जाएगा आपका डे स्कॉलर। अब बताइए, अगर E1 दो इवेंट है, दो रास्ते हैं। एक के बारे में कह रहा है कि कोई स्टूडेंट है, वो या तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा है या डे स्कॉलर है, दिन में आता है चले जाता है अपने घर। तो दो टाइप की कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया, या तो ये हॉस्टल यानी E1 में होगा या E2 होगा। दो रास्ते हैं हमें किसी काम को करने का, ठीक है। और जो गिवन कंडीशन है, वो गिवन कंडीशन यहाँ पे आपको पहचाननी है। तो देखो लिखा है, वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज ए ग्रेड, और उसके पास क्या है, ए ग्रेड है। तो भाई ए ग्रेड है ना, इसका मतलब ए वाले को ही कह देते ए ग्रेड, यानी ग्रेड ए, जो ए ग्रेड फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन उस प्रोबेबिलिटी में आपको बोला गया है कि जो गिवन कंडीशन हो क्या है कि वो जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो हॉस्टलर हो चाहे वो स्कॉलर हो, वो ग्रेड ए अटेन किया हुआ होना चाहिए, ग्रेड ए अटेन किया हुआ होना चाहिए। तो इसी को हम कैपिटल ए कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर। हॉस्टलर वाले को हमने क्या माना, E1 माना, यानी हॉस्टल में जो रह रहा है उसको E1। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E1 बाई ए, ग्रेड ए अटेन होना चाहिए। तो उसके लिए ए गिवन कंडीशन हो गया और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बताओ बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हो, PE1 और इसका उल्टा यहाँ पे कर देते हैं PA बाई E1 डिवाइडेड बाई यहाँ जितने पॉसिबल केसेस हैं सबको लिखेंगे। तो पहला तो यही हो जाएगा PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2, ये हो गया। अब इसको देख के आप समझ जाएंगे कि किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो पहले PE1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे निकाल लो। तो देखो हॉस्टलर वालों की संख्या कितनी है, हॉस्टलर की संख्या 60% है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 60/100 हो गया। PE2 निकाल लो, डे स्कॉलर की संख्या कितनी है, 40% है, यू नो यहाँ पे हो जाएगा 40/100। ओके, अब आते हैं A बाई E1, यानी जब जो हॉस्टलर है उसको ए ग्रेड पाने की संभावनाएं कितनी है, यानी E1 अगर गिवन है तो अटेन कर रहा है ग्रेड ए, ऐसे कितने परसेंट में है। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड्स इन हॉस्टल, यानी 30% है ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 गिवन इज इक्वल टू 30/100, यानी जो हॉस्टल में रहते हैं वो ए ग्रेड कितना पाते हैं, तो 30% है, तो 30/100 हो गया। सेकेंड आप A बाई E2 निकाल लो। फार्मूला आप पहले लिखे रहोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा क्या क्या निकालना, वो चीज़ें आसानी से खोज करके निकाल लो। और यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ पूछेगा उसका यहाँ उल्टा कर देना, यानी
E1 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ए गिवन है तो यहाँ पे उल्टे क्रम में इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आप यहाँ रख दो A/E2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग ग्रेड ए कहाँ से, फ्रॉम डे स्कॉलर स्टूडेंट। तो डे स्कॉलर स्टूडेंट का रिपोर्ट कितना है 20%, 20/100। अब देखो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बेस थ्योरम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। लिखा है इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस द आंसर। देखो दो कैटेगरी यहाँ है, या तो E1 में नो द आंसर, या फिर E2 वाला केस हो जाएगा गेस द आंसर। दो टाइप के लोग हैं, या तो आंसर वो जानते हैं या फिर आंसर को गेस करते हैं। ठीक है, let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses, assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability 1/4. What is the probability that student knows the answer given that he answer is correctly? यहाँ पे given condition क्या है कि आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो आप ए में क्या बनाओगे, करेक्ट आंसर हो गया। अब तीन चीजें हो गई, एक तो दो रास्ते हो गए, आंसर जानता है कि नहीं, ये जानता है, और दूसरा गेस करता है, और ये कंडीशन गिवन है कि करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर और गिवन दैट करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब नोज द आंसर यानी पहली वाली वैल्यू आपको निकालना, PE1 निकालना है। ठीक है, तो PE1 किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, E1/A निकालना है। बेस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे लिखोगे PE1 और इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे PA/E1, और यहाँ लिखेंगे PE1 फिर PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। तो दो ही लोग हैं, बस हो गया खत्म। अब यहाँ से देखो PE1 का मतलब नो द आंसर, तो नो द आंसर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4, एंड 1/4 द गेसेज, दूसरे की PE2 है 1/4, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, A/E1। तो A/E1 का मतलब ये हुआ कि आंसर जानता है और करेक्ट बताए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर गिवन कंडीशन क्या है कि वो आंसर जानता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू नहीं दिया, लेकिन कॉमन सेंस से बताइए कि अगर आप आंसर जानते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और आप उसका आंसर जानते हो तो सही बताने का चांस क्या होगा 100%। तो 100/100 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी सीधा 1 आएगी। ठीक है, और अगर करेक्ट आंसर बताने की प्रोबेबिलिटी निकालना हो और ये गेस करे, उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 1/4, तो यहाँ पे आ गया 1/4। अब ये सारी चीज़ें आपके पास दिया गया पूरा डेटा, यहाँ पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था बेस थ्योरम, और इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं, तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।